किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके विचार, और उस विचार को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसको सबसे पहले आवश्यकता होती है उसके माध्यम की। और ये माध्यम बनता है बोली या भाषा, जिसको आप जानते हैं और अपने लैंग्वेज पे किसी और को अपनी बात बता पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश वर्मा सक्सेस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी के बारे में, जो कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा है। और साथ ही साथ ये एग्जाम के पर्पज से आपके सीजीपीएससी मेंस, प्री, इवन व्यापम के सभी परीक्षाओं में जब भी छत्तीसगढ़ी का प्रश्न होता है, इनसे प्रश्न बनते हैं। आज हम उन्हीं कुछ प्रश्नों पे परिचर्चा करेंगे जो लगातार सीजीपीएससी भी पूछता है और व्यापम के सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी के सबसे पहले पॉइंट पे। यह है छत्तीसगढ़ी भाषा का वर्गीकरण। और छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण क्यों करना पड़ रहा है ये आपको समझना होगा। आप जैसा कि जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर से दक्षिण तक लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई पे फैला हुआ है। उसी तरीके से 300 लगभग किलोमीटर के दायरे में वो पूर्व से पश्चिम की तरफ फैला हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ जनजाति है उत्तरी अंचल में, दक्षिणी अंचल में और मध्य अंचल में आपके बहुत सी जातियां निवास करती हैं। और एक ही छत्तीसगढ़ी बोली के कई प्रारूप आपको मिलते हैं अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों पे। तो भाषाविदों ने इसको अंतर करने के लिए कुछ पैमाने बनाए, जिसके आधार पे उन्होंने लैंग्वेज को बांटा है, आपकी छत्तीसगढ़ी को वर्गीकृत किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में वो कैसा चलता है। और अगर उनके भाषा परिवार के बारे में बात करें तो वो कैसे दिखाई देते हैं। और इन सब चीजों पे लगातार प्रतिवर्ष हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आगे आने वाले जितने भी स्लाइड्स हैं उसमें आप जो भी आज पढ़ेंगे वो निश्चित तौर पे कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न है और आने वाले पेपरों में भी ये पूछे जाएंगे। ये गारंटी है इस क्लास की कि आपको इससे जो सीखने को मिलेगा वो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करे हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। ये प्रश्न बनता है सीजीपीएससी मेंस में भी और प्री पे भी, इवन व्यापम में, कि छत्तीसगढ़ी के भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पे वो कितने प्रकार के हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। या इसको सीधे सीधे पंचमुखी वर्गीकरण के दूसरे नाम से पूछ लेता है। मतलब पंचमुखी वर्गीकरण क्या है छत्तीसगढ़ी का, बताइए उसके बारे में। तो आइए जानते हैं। और इसको जानने से पहले, पंचमुखी वर्गीकरण को जानने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हिंदी में होता है, वैसे ही ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इंग्लिश में होता है। तो छत्तीसगढ़ी में सभी दिशाओं को क्या कहते हैं, क्योंकि दिशा के आधार पे ही ये पंचमुखी वर्गीकरण है। तो हम जान लेते हैं दोस्तों, जो पूर्व दिशा होती है उसको कहा जाता है उगती, यानी सूर्य जिस तरफ से उगता है, उगने की क्रिया करता है, छत्तीसगढ़ी में उगना कहते हैं, उसी को अपभ्रंश रूप में उक्ति या उत्ती कह देते हैं। तो उत्ती का बेरा मतलब सूर्य के उगने का समय, उसी के आधार पे पूर्व दिशा का नाम है उक्ति, राइट। उसी तरीके से जो आपकी पश्चिम दिशा है, यानी पश्चिम की दिशा में सूर्य जाके डूबता है, तो उसका नाम कर दिए हैं बुड़ती। मतलब बूढ़ने की जो क्रिया है वो छत्तीसगढ़ी में होता है किसी चीज का डूब जाना, और उसी आधार पे इसका नाम हुआ है बुड़ती। इसी तरीके से उत्तर दिशा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में भंडार। और ये आया है आपके छत्तीसगढ़ के संस्कृति में लगातार। अगर आप देखेंगे प्राचीन काल से अब तक जो गांव ग्रामीण परिवेश में होते हैं, वहां पे जो उत्तर की दिशा होती है वो धान कोठी रखने की जगह होती है। मतलब जहां धान भंडार रखा जाता है उसकी जगह होती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा भंडार। इसी तरीके से दक्षिण दिशा के लिए शब्द इस्तेमाल होता है रक्सहू या रक्सौल, और ये शब्द आया है शब्द रक्षा से। रक्षा दैट मीन्स छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है राक्षस के लिए। और राक्षस की दिशा मतलब दक्षिण में अमूमन गांवों में शमशान होते हैं, और ये कहा जाता है कि शमशान की ओर से राक्षस आ रहा है, तो उसी के नाम पे ये बना हुआ है रक्षहू। इस तरीके से आपकी 4 दिशाएं आपको मिल गई, और चारों दिशाओं में छत्तीसगढ़ी जैसे जैसे बोली जाएगी उसके नामकरण वो किए गए हैं, इसी आधार पे वो वर्गीकरण है।
और इसके अलावा हमने कहा पंचमुखी, तो पांचवा दिशा कहाँ गया, तो पांचवा है ये सेंटर, यानी केंद्रीय या मध्य। तो इसी आधार पे आपके पंचमुखी वर्गीकरण होते हैं और इनके जो उपनाम हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए जानते हैं वो क्या है इसके उपनाम। तो जैसा कि हम पांचों दिशाओं के बारे में बात कर चुके हैं, 4 दिशाएं और एक मध्य में, मध्य या केंद्रीय। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर की तरफ। तो यहाँ आपको दिखाई देता है उत्तरी छत्तीसगढ़ी, या इसको अगर छत्तीसगढ़ी में आप कहेंगे तो भंडार छत्तीसगढ़ी, जिसका उपनाम है सरगुजिहा छत्तीसगढ़ी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका उपनाम। इस उपनाम को जरूर आप लिखिएगा अगर आपके मेंस के पेपर में होगा तो, और अगर ये प्री या अन्य एग्जामों के अगर ऑप्शन वाले में आएगा तो भी ये नाम आपको याद रखना है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ी या भंडार छत्तीसगढ़ी को क्या कहा जाता है, सरगुजिहा छत्तीसगढ़ी। इसी तरीके से पूर्व की छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, इसको आप अगर छत्तीसगढ़ी में कहेंगे तो उगती छत्तीसगढ़ी या उगती छत्तीसगढ़ी। इसका उपनाम है लरिया छत्तीसगढ़ी। लरिया छत्तीसगढ़ी पूर्वी छत्तीसगढ़ी को कहा जाता है। अब ये लरिया नाम कहां से आया, लरिया का बेस है, अगर आप देख रहे हैं पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ है आपका उड़ीसा राज्य, और उड़ीसा राज्य में है संबलपुर, और लगभग संबलपुर से जो आसपास जो उड़िया लैंग्वेज चलती है उसी से प्रभावित आपकी छत्तीसगढ़ की ये पूर्वी हिस्से की सारी बोलियां हैं। अब वो संबलपुर से जो लैंग्वेज आई है उसको कहते थे संबलपुरिया लैंग्वेज, और ये धीरे धीरे अपभ्रंशित होते होते लरिया, मतलब शॉर्टकट में संबलपुरिया से लरिया वो चलने लगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ की बोली है छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़, तो आप इसको शॉर्टकट में कहते हैं गढ़िया, है ना, गढ़िया लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब वो धीरे धीरे फिर वही प्रचलन में चला आएगा। तो उसी तरीके से ये संबलपुरिया से ये लरिया बन के यहाँ पे आपको दिखता है, ये पूर्वी छत्तीसगढ़ी का नाम है। इसी तरीके से पश्चिमी छत्तीसगढ़ी को कहा जाता है खलटाही या खलताही छत्तीसगढ़ी। अब ये कहाँ से आया, ये शब्द है, मूल शब्द खाल्हे। छत्तीसगढ़ी में खाल्हे का मतलब होता है किनारे या नीचे का हिस्सा। आप कभी बाजार वगैरह जाएंगे, अगर कोई गांव के व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ी अच्छे से जानते हैं, अगर वो मिलेंगे आपको और उनके साथ कोई बच्चा हो तो उनको बिल्कुल सड़क के किनारे चलने के लिए वो क्या बोलते हैं, खाल्हे खाले रेंग, मतलब साइड में चलो, किनारे में चलो, उसी सब से आया खाले। अब ये किसका खाले, आपको पता है कि पश्चिम दिशा में आपके छत्तीसगढ़ में है यहाँ पे मैकल की श्रेणी। अब ये मैकल की श्रेणी के जो किनारे पे बसी हुई बोलियां हैं, जो लोग हैं जो बोली बोलते हैं, उसी का वर्गीकरण कर दिया गया है खलटाही के नाम से। यानी पश्चिमी छत्तीसगढ़ी या बुड़ती छत्तीसगढ़ी को कहा जाता है खलटाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उपनाम खास तौर पे पूर्वी और पश्चिमी के तो कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से दक्षिणी छत्तीसगढ़ी या रक्सहू छत्तीसगढ़ी का उपनाम मिलता है आपको हल्बी छत्तीसगढ़ी, या इसको कुछ कुछ जो आपके भाषाविद है वो बस्तरी या कांकेरी छत्तीसगढ़ी भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने इनके चारों जो सब डिवीजन है ये समझे। और सेंटर की छत्तीसगढ़ी, जो केंद्रीय छत्तीसगढ़ी है, उसको कहा जाता है मध्य या केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, जिसमें छत्तीसगढ़ी बोली ही मुख्य है, और इसका पौराणिक नाम है कोसली। छत्तीसगढ़ी की पौराणिक नाम है कोसली, जो कि छत्तीसगढ़ के पुराने नाम कोसल प्रदेश या दक्षिण कौशल से लिया गया है, तो वो इसके अंतर्गत शामिल है। इस तरीके से आपने पांचों के पांचों पंचमुखी वर्गीकरण समझ लिए। अब इसके अलावा इनमें जो प्रश्न बनते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्वी छत्तीसगढ़ी, लरिया छत्तीसगढ़ी में प्रभाव किसका है। ये आपके एग्जामों में प्रश्न आता है, ऑप्शन वाले में भी आता है, और अगर ये आपके मेंस के पेपर में बना लिखने के लिए तो आपको ये भी लिखना पड़ सकता है। तो जान लीजिए, जैसे पूर्वी छत्तीसगढ़ी है तो आप अगर अपने राज्य को देखते हैं तो उनके जो समवर्ती या जो पड़ोसी राज्य हैं उन्हीं के आसपास की बोलियों से उनका प्रभाव निश्चित होता है। तो इस तरफ पे पूर्वी छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं तो सबसे लंबा जो सीमा हमारा बनाता है उड़ीसा राज्य, उसी का प्रभाव इस पर्टिकुलर लरिया या पूर्वी छत्तीसगढ़ी में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ इस जो लरिया छत्तीसगढ़ी है, इसकी कुछ उपबोलियां हैं जो वहां चलती है, उस अंचल में चलती हैं, वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए, जो कि है लरिया खुद लारिया के तरह भी चलता है। इसके अलावा कलंगा, कलंजिया, भूलिया, बिंजवारी और चर्मशिल्पी, और ये सारी की सारी जो उपबोलियां हैं ये
उड़िया से प्रभावित है, मतलब इसमें उड़िया के कुछ प्रचलित शब्द और बहुत से सेंस इसमें लिए गए हैं। इसी तरीके से अगर आप उत्तरी छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं तो आप उत्तर में देख पाते हैं, एक तो आपका इस तरफ पे झारखंड राज्य लगा हुआ है और इधर पे मध्य प्रदेश राज्य लगा, ऊपर पे यूपी है, यूपी का बहुत छोटा सा पार्ट है और वो चूंकि जंगली इलाकों से घिरा हुआ है वहां पे, तो इतना आना जाना यूपी का या यूपी के लोगों का छत्तीसगढ़ में नहीं रहा, तो उसका प्रभाव आपको नहीं दिखता है। तो प्रभाव किसका दिखता है? तो मध्य प्रदेश में इस तरफ ऊपर पे है बघेल खंड का पठार, तो बघेल खंड की बोली है बघेली, जिसका इम्पैक्ट यहाँ आपको उत्तरी छत्तीसगढ़ी में देखने को मिलता है। साथ ही झारखंड की जो बोली है, झारखंड और बिहार की बोली है भोजपुरी, उसका प्रभाव यहाँ को आपको देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ छोटा नागपुर का पठार भी है जो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, वहां के अंचल में चलती है नागपुरी बोली, तो ये नागपुरी का भी इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा किसी अगर आपके छत्तीसगढ़ के सब सेक्शन में आप देखते हैं कि किन किन बोलियों का प्रभाव पड़ता है, तो इस पे है वो 3 बोलियों का प्रभाव, बघेली, नागपुरी और भोजपुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार बार बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसकी जो उपबोलियां हैं जो उसमें प्रचलित है, तो खुद सरगुजिहा, उसके बाद नागवंशी, जसपुरी और सदरी कोरवा, फिर पंडो, ये प्रमुख उपबोलियों में से हैं। अब हम चलते हैं पश्चिमी छत्तीसगढ़ी या जिसको हम बुड़ती छत्तीसगढ़ी के नाम से भी जानते हैं, जो उपनाम के रूप में चलता है खलटाही। खलटाही में किसका प्रभाव पड़ता है? तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र का स्टेट जो है आपसे लगा हुआ है और साथ ही यहाँ एमपी, तो यहाँ से महाराष्ट्र की प्रमुख बोली मराठी का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा और यहाँ के अंचलों में बुंदेली कुछ हिस्सों में बोली जाती है, तो बुंदेली का इम्पैक्ट भी आपको खलटाही पे मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जो उपबोलियां चलती है खलटाही की, तो खुद वो एक खलटाही, खलवटी इस नाम से भी जाना जाता है इसको। खाले शब्द से जितने भी उपरूप हो सकते हैं वो खलटाही के अंदर आते हैं। इसके अलावा कमारी, फिर पनकी और मरारी भी यहाँ की उप प्रमुख बोलियां हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ी या हल्बी छत्तीसगढ़ी के रूप में जिसे आप जानते हैं, और कंकेरी या बस्तरी छत्तीसगढ़ी भी इसे कहा जाता है। इस पे प्रभाव आपको दिखेगा इस तरफ से महाराष्ट्र की मराठी बोली का और इधर उड़ीसा से उड़िया बोली का। कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि नीचे भी तो आंध्र प्रदेश और अभी का टूटा हुआ हिस्सा तेलंगाना भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ की बोलियों का इम्पैक्ट है या नहीं? तो यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की बोलियों का नहीं है, क्योंकि ये बीहड़ आदिवासी क्षेत्र जो जंगली क्षेत्र है, तो पुराने जमाने में ऐसे कोई संचार के साधन और परिवहन के साधन नहीं होने के कारण ज़्यादा आना जाना और ज़्यादा कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं डेवलप हुआ था, इसलिए इनका इम्पैक्ट आपको यहाँ नहीं दिखेगा। इस बस्तरी छत्तीसगढ़ी में क्या क्या शामिल है? तो बस्तरी, हल्बी, अधकुरी, चंदारी हो गया, जोगी, धाकड़, महरी, मिर्गानी, नाहरी, ये कुछ प्रमुख उपबोलियां हैं जो इस क्षेत्र में चलती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जनजातियां बोलियां जो है, जो जनजाति रहती है, वो भी यहाँ पे शामिल है। इसके बाद हम चलते हैं अपने मध्य छत्तीसगढ़ी या केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, जिसको छत्तीसगढ़ी के ही रूप में जाना जाता है और इसी को प्योर फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़ी माना गया है। सभी जगहों से मिक्स होके जो संसाधित शब्द हैं छत्तीसगढ़ी के, वो इसी बिलासपुर, रतनपुर और रायपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या उपबोलियां शामिल है, तो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी हो गया, डंगचगहा जनजाति भी है, देवार जाति से देवार की बोली, फिर बहेलिया, पारधी, धमदी, नांदगाही नांदगांव के क्षेत्र में बोली जाती है, बैगानी भी बैगा जनजाति की बोली है, ये भी इसमें शामिल है, बिलासपुरी, रतनपुरी और शिकारी, ये सब उपबोलियां आपके केंद्रीय छत्तीसगढ़ी में शामिल है। तो इस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ी के पंचमुखी वर्गीकरण को आज समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और इन चीज़ों को आप अपने नोट्स में जरूर अंकित करें। इसके नोट फॉर्म के लिए हमने ये स्लाइड आपके लिए ऐड की है, जो एक लाइन से आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में और इसको बार बार मनन करके याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ी के दूसरे क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की तरफ से, जिसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ी का भाषा परिवार विभेद या भाषा परिवार के आधार पे छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण। तो भाषा परिवार के आधार पे, भाषा परिवार कहने का मतलब
भारत में और जो अन्य भाषाएं हैं, बोली हैं, और जो प्रमुख उनके विभेद हैं, उनके आधार पे छत्तीसगढ़ की बोलियां किस किस जगह पे कैसी चल रही है, उनकी सिमिलरिटीज कैसी हैं, बोलियों पे किसका इम्पैक्ट दिख रहा है, तो उसके आधार पे इसको 3 भाषा परिवारों में रखा गया है, छत्तीसगढ़ की सभी बोलियों को। और ये 3 जो आपके वर्गीकरण है, ये उत्तर की तरफ आपको मुंडा भाषा परिवार देखने को मिलता है, मध्य की तरफ आर्य भाषा परिवार, और दक्षिण की तरफ द्रविड़ भाषा परिवार की बोलियां देखने को मिलती हैं। और इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये तो पता है कि मुंडा भाषा परिवार छत्तीसगढ़ के उत्तरी अंचलों में शामिल बोलियों को लेता है, उसी तरीके से आर्य भाषा परिवार छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी भाग में शामिल बोलियों को लेता है। साथ ही द्रविड़ भाषा परिवार जो है दक्षिण में चल रही बोलियों को वो अपने अंदर समाहित करता है। पर इसमें कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है, जिसको हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको याद रखने जरूरी है, तो उसको हम आगे चलकर समझेंगे। अभी इससे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो मुंडा भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार और आपकी द्रविड़ भाषा परिवार है, ये फिर से वर्गीकृत होते हैं 3-3 हिस्सों में। तो ये 3-3 हिस्से कौन से हैं, ये आप समझ पाएंगे इस स्लाइड के माध्यम से, कि मुंडा भाषा परिवार को फिर से 3 वर्गीकरण दिया गया है, उत्तरी मुंडा, मध्य मुंडा, दक्षिणी मुंडा। उसी तरीके से आर्य भाषा परिवार को दिया गया है मागधी, अर्धमागधी और पिजनीकृत। इसी तरीके से आपकी जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसको 3 हिस्से किए गए हैं, उत्तरी द्रविड़, मध्य द्रविड़ और दक्षिणी द्रविड़। तो ये बहुत सिंपल है इसका जो क्लासिफिकेशन है। ये हालांकि आपको याद नहीं रखना कि ये किस किस मतलब उसमें वापस तोड़े गए हैं, लेकिन इनमें जो शामिल बोलियां हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ जो एक्सेप्शन वाले, अपवाद वाले केस हैं वो लगातार आपके एग्जामों में आते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन से बोलियां हैं जो इनमें शामिल हैं। तो यहाँ पे मुंडा भाषा के अंतर्गत उत्तरी मुंडा, मतलब उत्तरी मुंडा कहने का मतलब, एक तो मुंडा भाषा परिवार उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को संसाधित करता है, और उसके अंदर उत्तरी मुंडा में उस क्षेत्र में चल रही बोलियां, मतलब वहां की जनजाति है और वहीं पे वो बोली बोली जाती है, ये सारे के सारे इस उत्तरी मुंडा में शामिल होते हैं। जैसे नगेशिया, सौता, तुर्रा, मांझी, बिंजवारी, खैरवारी, है ना, कोरकू, मावासी, निहाली, कोरवा और विदो, ये सारी जो उपबोलियां हैं इस उत्तरी मुंडा के तहत रखी गई है। जबकि मध्य मुंडा का हिस्सा, ये मध्य मुंडा का हिस्सा मैंने जानबूझ के नक्शे से थोड़ा बाहर रखा है और उसको रेड किया है। ये बोली है खुड़िया, जिसको मध्य मुंडा के तहत मुंडा भाषा परिवार में शामिल किया गया है। बट ये खुड़िया जो जनजाति है वो रहती है लगभग आपके इस अंचल के आसपास, और इस खुड़िया में उड़िया लैंग्वेज का सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो कभी कभी इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं कि खुड़िया में किस भाषा का प्रभाव है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। खुड़िया में उड़िया का इम्पैक्ट है, और ये लगभग इधर गरियाबंद के ऊपर ऊपर और इधर उड़ीसा के कुछ अंचलों में ये चलती है। इसी तरीके से दक्षिणी मुंडा, दक्षिणी मुंडा के तहत में शामिल है गडबा। गदबा एक जनजाति भी है, गडबा या गदबा चलता है, और ये जनजाति जो है निवास करती है आपके बस्तर, दक्षिण बस्तर के क्षेत्रों में। लेकिन जब भाषा को देखा जाता है उनके, तो भाषा परिवार के तहत उनका जो सिमिलरिटीज है वो मिलती है मुंडा भाषा परिवार के तहत। तो आप जब छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ेंगे तो लगातार पढ़ेंगे कि गढ़वा जनजाति का रोल कहाँ पे है, वो कहाँ पे निवास करते हैं, तो वो सब जगह आपको बस्तर मिलेगा। लेकिन भाषा परिवार के तहत ये द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल ना होकर गढ़वा दक्षिणी मुंडा के अंतर्गत मुंडा भाषा परिवार में है। और ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आपके विभिन्न एग्जामों में आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी रेड में आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये आपके ध्यान देने योग्य बात है, इसको बिल्कुल मंझ के इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए और अपने दिमाग में यहीं पे ही बिठा लीजिए। अब चलते हैं हम आर्य भाषा परिवार की तरफ। आर्य भाषा परिवार, यहाँ जो महानदी का मैदानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जितनी बोलियां हैं वो सब इनमें सम्मिलित है, जिसमें अर्धमागधी के तहत छत्तीसगढ़ी या हमारी कोसली को रखा गया है, और मागधी के तहत भतरी बोली को रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भतरा जनजाति दक्षिण अंचल की जनजाति है और बोली भी यहाँ बोली जाती है, जनजाति रहती भी यहाँ, पर इसको शामिल किया गया है आर्य भाषा परिवार में। इसी तरीके से
जो पिजनीकृत है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्य भाषा परिवार में। इनमें दो बोलियां शामिल है, एक है हल्बी और दूसरी है सदरी। तो हल्बी है हल्बा जनजाति की बोली जो कि निवास करती है आपके दक्षिण बस्तर के क्षेत्र में। और दूसरी जो है आपकी सदरी, सदरी जो है मुख्यतः यहाँ की लैंग्वेज है आपकी उत्तर अंचल के जनजातियों में बोली जाती है सदरी बोली। लेकिन ये शामिल जब भाषा परिवार में किया जाता है तो ये है आर्य भाषा परिवार के तहत। ये भी प्रश्न कई बार बन चुके हैं, लगातार विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछता रहता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना, यहीं से ही आप इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद चलते हैं द्रविड़ भाषा परिवार के तहत। द्रविड़ भाषा परिवार में फिर से जो हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन किया था, उत्तरी द्रविड़, मध्य द्रविड़ और दक्षिणी द्रविड़। तो इसमें दक्षिण का क्षेत्र है और दक्षिणी द्रविड़ की ही बात हो रही। तो दक्षिण में जो बोलियां बोली जा रही है या जो जनजातियां रहती है और उसी में शामिल है, वो दक्षिणी द्रविड़ के तहत रखा गया है, यानी कि इस अंचल की जनजाति और यहीं की बोली। जैसे अबुझमाड़िया, मारिया, मूरिया, दोरला, ये सारे के सारे आपके दक्षिणी द्रविड़ के हिस्से हैं। जबकि मध्य द्रविड़ में धुरवा और परजा जनजाति की बोली, धुरवा परजा सिमिलर गोत्र वाली जनजाति हैं, ये ध्रुवी या परजी की तरह बोलियां चलती हैं, इनको शामिल किया गया है आपके मध्य द्रविड़ में। और इस द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे जो इम्पोर्टेंट बोली है वो है उत्तरी द्रविड़ के तहत शामिल उरांव जनजाति की बोली कुरुख। कुरुख बोली या कभी कभी इसको उरांव बोली की तरह भी देखते हैं लोग बाग। तो ये जो बोली है कुरुख जो बोली है उरांव जनजाति बोलती है। अब उरांव जनजाति को आप जब छत्तीसगढ़ जीएस में पढ़ेंगे तो वो रहती यहाँ है सरगुजा अंचल के आसपास, बोली भी यही बोली जाती है, उनकी संस्कृति भी यही है। पर अगर उसको भाषा परिवार के आधार पे जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उनकी जो सिमिलरिटीज दिखती है, उनकी बोली में जो मधुरता है, उनकी जो गुण है, वो द्रविड़ भाषा परिवार के जैसे दिखता है। तो इनको शामिल किया गया है आपके द्रविड़ भाषा परिवार में। इसी तरीके से गोंड जनजाति जो सबसे प्रमुख और बड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ की, उसकी बोली भी गोड़ी, वो भी द्रविड़ भाषा परिवार में ही शामिल है। इस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ी के जो भाषा परिवार आधार पे वर्गीकरण है उसको समझ लिया है। और इसके नोट्स के तौर पे आप ये जो स्लाइड है ये आप अपने कॉपियों में नोट डाउन कर लें, इसको रखें और इसको मनन करें वापस और इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ी के कुछ अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण बोलियों के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, जिनमें से सबसे प्रमुख है सदरी कोरवा या जसपुरी जो बोली चलती है आपके उत्तर अंचल में, उसी की एक उपबोली है, इसका नाम है सदान। और ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सदान जो बोली चलती है उत्तर अंचल में वो किस भाषा से प्रभावित है। तो ये है भोजपुरी। आप अगर याद हो हम लोगों ने पहला जो स्लाइड देखा था जिसमें हमने पंचमुखी वर्गीकरण किया था, तो उसमें उत्तर की बोलियों में भोजपुरी और नागपुरी का इम्पैक्ट आपने ध्यान दिया होगा, साथ में बघेली का भी। तो ये जो भोजपुरी से प्रभावित उपबोली है आपकी सदरी कोरवा जसपुरी की, वो है सदान, जो कि उत्तर अंचल में ही बोली जाती है। साथ ही दूसरी एक उपबोली है टीकूबाजी, ये पर्टिकुलर नागपुर से प्रभावित है। तो ये दोनों बोली भी इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ साथ कलंगा, कलंजिया और भुलिया, ये उड़िया लैंग्वेज से प्रभावित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आ चुका है एग्जाम में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद गोरो, गोरो एक बोली है जो कि असम की असमिया से प्रभावित है। और आप अगर देखें तो असम है हमसे कितने किलोमीटर दूर और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक, और हमारे यहाँ बोली जा रही है, ये बोली है गोरो। और इस पे एक प्रमुख किताब भी छपी है आपके भाषा आयोग के द्वारा, और असम से प्रभावित है। आप अगर सोचें और दिमाग लगाएं कि असम की बोली से कैसे इसका इम्पैक्ट हो सकता है, छत्तीसगढ़ में कोई बोली इससे इम्पैक्टफुल हो सकती है कि असम के लोग यहाँ आए कि हमारे लोग वहाँ गए। तो ये कहानी आपकी अंग्रेजों के समय की है, जब अंग्रेजी प्रशासन चलता था। तो उस समय असम में आपको पता होगा कि चाय की बागानें हैं, और उन चाय के बागानों में काम करने के लिए मजदूर चाहिए होते थे अंग्रेजों को। तो वो क्या करते थे, यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको उठा के ले जाते थे और वहाँ चाय के बागानों में काम कराते थे। और उस दौरान कुछ समय तक वो वहाँ रहते थे, 6 से 7 महीना वहाँ
उनको काम करना पड़ता, उसके बाद फिर वापस छत्तीसगढ़ आते, फिर एक नए लोगों का भर्ती किया जाता, फिर उनको लेके जाया जाता। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस असम में रहने और असमिया के प्रभाव में रहने से कुछ शब्द और कुछ जो शैली है असमिया की यहाँ पे चली आई। और ये प्रमुखता, ये जो बोली है, ये कौन सी जनजाति बोलती है? जो कि बैगा जनजाति है, आपकी प्रमुख जनजातियों में से एक, और ये आपके छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों में से है। फिर एक बोली है गौरिया, जो कि बंगाली से प्रभावित है। और फिर से वही क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि गौरिया बोली छत्तीसगढ़ी में बोली जा रही, छत्तीसगढ़ में बोली जा रही है, और इम्पैक्ट आपको दिख रहा है बंगाल से, बंगाली से। तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ से वही चाय बागान वाला जो प्रोसेस है, उसमें यहाँ से लोगों को ले जाना और वहाँ पे उनसे चाय बागान में काम कराना। तो दार्जिलिंग का एक क्षेत्र है वेस्ट बंगाल का, आप जानते हैं, वहाँ पे भी चाय के बागान है। तो वहाँ बंगाली लोगों से मिलने के बाद ये उनके बोली में शामिल हो गया और यहाँ पे ये बोली आपको देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितना भी समझा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। और छत्तीसगढ़ी को कभी भी लाइटली मूड में लेने की ना कोशिश करें जो दोस्त अभी मेंस लिखने वाले हैं, क्योंकि ये एक वाकया है हम लोगों के एक मित्र के साथ ही हुआ है कि वो अच्छे नंबर लाया प्री में, वहाँ से पास होके मेंस में भी अच्छे नंबर ला के इंटरव्यू तक पहुँचे, और उनका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि उनको इंटरव्यू में कम नंबर मिले। और इंटरव्यू में नंबर कम क्यों मिले? क्योंकि उनको कह दिया गया कि कम से कम आप 5 मिनट अपना इंट्रोडक्शन छत्तीसगढ़ी में देवें। और वो चूँकि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, और उन्होंने 5 मिनट वो बात करने में असमर्थ रहे, और इसी कारण से उनके मार्क्स हो गए कम। तो कभी भी जो भी आपके सिलेबस में है, जो चीज़ें आपके सिलेबस में, उनको कभी भी लाइटली लेने की कोशिश ना करें। और ख़ास तौर पे भाषा, और ये आपकी क्षेत्रीय भाषा है, ये आपके अंचल की भाषा है, अपने आपके राज्य की भाषा है। और आप जब अधिकारी बन जाएंगे और जाएंगे लोगों के बीच में काम करने के लिए, तो आपको आधी से ज़्यादा जो जनता ग्राउंड स्तर पे मिलेगी वो छत्तीसगढ़ी बोलते हुए ही मिलेगी। तो जब तक आप उनकी बोली समझ नहीं पाएंगे तो उनकी आप समस्या क्या सॉल्व करेंगे? तो ये एक मानसिकता रहती है आयोग की, तो इसको बिल्कुल आप इग्नोर मत कीजिएगा। और इसी तरीके के अन्य वीडियो के साथ हम लोग फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। जय जोहार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।